लोगों ने क्या बोलते हैं हिस्ट्री का जो एमपी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, एमपी हिस्ट्री के 2-3 लेक्चर हो चुके थे। ठीक है, हम लोगों ने महाजनपद पढ़ लिया था, अवंती और चेदी महाजनपद के बारे में। उससे पहले पाषाण काल क्या होता है, और फर्स्ट जो वीडियो था हमारा हिस्ट्री का, एमपी हिस्ट्री का, वो क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था। तो 3 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी हिस्ट्री करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था कि हमारा जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसमें हमने मेनली प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या देखा था, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, उनके कौन कौन से स्थल है मध्य प्रदेश में खोजे गए हैं। ठीक है, उस पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, पाषाण काल ताम्रपाषाण काल के बाद हमने देखा था कि सिंधु घाटी के जो अवशेष स्थल है हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं हुए। वैदिक काल देखा था, तो वैदिक काल में अगर हमने देखा था ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निषाद नामक जो एक जाति है उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। उसके बाद हमने अपने कुछ वंश देखे थे, हर्यक वंश का देखा था। ठीक है, हर्यक वंश। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि अवंती थी, तो अवंती जो जनपद थी और चेदी जनपद थी उसका किस प्रकार मगध में विलय हुआ। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल। आज हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल। और मौर्य काल के बाद शुंग। ठीक है, शुंग वंश यानी मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, उसके बाद जो छोटे छोटे वंश है वो पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा गुप्त काल से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है, मौर्य वंश यानी मौर्य काल। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, अगर उन्हें डिटेल में पढ़ना है तो। ठीक है, और हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि मैडम टाइम टेबल क्या है, तो देखो ऐसा है, मेरी लाइव क्लास तो होती नहीं है, लेकिन हाँ डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो बस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। देखो होता यूं है कि जब नंदवंश जो थे उनके जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, घनानंद। इस घनानंद ने क्या किया था, इस घनानंद ने, जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं ना, विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है, तो इसका क्या किया था, इनका अपमान किया था। किसने किया था, घनानंद ने किया था। नंदवंश का एक शासक था। ठीक है, अंतिम शासक बोल सकते हैं, नंदवंश का एक अंतिम शासक था। इसके बाद नंदवंश जो है खत्म हो गया था, तो नंदवंश का अंतिम शासक था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, घनानंद के नाम से जानते हैं। और इस घनानंद ने किया था, जो हमारे विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, ठीक है, उनका किया था अपमान। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनको खरीदा था इनकी माँ से। ठीक है, ऐसे मतलब मिलता है, आपको इतिहास में पढ़ने को मिल जाएगा कि इनकी माँ से चंद्रगुप्त मौर्य को जो कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त थे, उन्होंने खरीद लिया था। उसके बाद वो उनको ले गए थे और उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी थी और तैयार किया था किसके विरुद्ध लड़ने के लिए, नंदवंश के शासक घनानंद के विरुद्ध तैयार किया था। तो उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। तो नंदवंश का अंतिम शासक क्या था, घनानंद था। और इससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो कौटिल्य थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, तो उनकी सहायता ली। और चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच होता है एक युद्ध, और उस युद्ध में क्या होता है, घनानंद की हो जाती है पराजय। ठीक है, घनानंद की क्या होती है, पराजय हो जाती है। और इस प्रकार नंदवंश का क्या हो जाता है, नंदवंश जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ठीक है, और मगध में किसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, मौर्यों का। ठीक है, इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बाद उनका जो बेटा होता है उसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बनता है मौर्य वंश का, उसका नाम क्या था, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार जो था, जब बिंदुसार शासक था तो बिंदुसार के समय ही अगर हम बात करें हमारी अवंती, ठीक है, अवंती, ठीक है, तो अवंती मध्य प्रदेश में थी। और अवंती का जो राज्यपाल या प्रांतपति बोल सकते हैं तो वो कौन था, अशोक था। और ये अशोक कौन था, ये अशोक जो है बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, तो याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, किसको हराकर, नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करी। और इनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था, बिंदुसार, उसका नाम क्या था, बिंदुसार। और बिंदुसार जब शासक था, ठीक है, मगध में, तो बिंदुसार के समय अवंती का अगर हम देखें प्रांतपति या राज्यपाल भी बोल सकते हैं, तो वो कौन था, उसे हम जानते हैं अशोक के नाम से। ठीक है, यानी कि तो हमको वही पढ़ना है शासक जो हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड है, बाकी कुछ फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जब बिंदुसार के समय अवंती का जो राज्यपाल या प्रांतपति बोल सकते हैं तो कौन था, अशोक था। और अशोक बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, अब जब अशोक जो है एमपी में आया तो विदिशा में जब वो प्रवेश किया उसने विदिशा में, तो विदिशा में एक श्रेष्ठी थे। ठीक है, तो विदिशा के श्रेष्ठी की कन्या से श्रीदेवी, महादेवी भी उनका उल्लेख कहीं कहीं मिलता है, श्रीदेवी। ठीक है, तो विदिशा के श्रेष्ठी की एक कन्या थी। ठीक है, उनके साथ अशोक ने क्या किया, विवाह किया और उनसे उनको 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। और ये दोनों संतानें जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ गई थी, श्रीलंका गई थी। ठीक है, याद रखना।
तो अशोक जो थे उन्होंने विदिशा की सृष्टि की कन्या से विवाह किया और उनके एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र जहां महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो श्रीलंका थे वो कौन गए थे, तो उनके नाम दे दिए जाते हैं। काफी सारे लोगों के नाम आपको टिक करना रहता है। तो कौन गए थे? अशोक के पुत्र और पुत्री यानी कि संघमित्रा और महेंद्र थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे, ठीक है। अब याद रखना है, जो अशोक थे ना, अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। अशोक के समय का क्या हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो है जहाँ वो किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी। हर्यवंश का शासक था ना, हर्यवंश का शासक क्या था? बिंबिसार। और ये क्या है? बिंदुसार। याद रखना। तो हर्यवंश का शासक था बिंबिसार, उसका बेटा था अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु के समय क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। वहीं अशोक के समय क्या हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? काल अशोक के समय हुई थी, याद रखना, ठीक है। तो जो अशोक थे मौर्य वंश के शासक थे, तो इनके समय क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। आप लोग अगर कमेंट देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके कि उसका वो टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, कब हुई थी, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा कि नंदवंश को पराजित करके मौर्य वंश स्थापित हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो उसका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना अशोक, ठीक है। अशोक जो थे उन्होंने काफी सारे स्थापत्य जो है मौर्य काल में स्थापित किए, ठीक है। उनके कम समय में काफी सारे जो स्थापत्य थे वो स्थापित हुए। तो हमको अब देखने हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कौन से हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू कोई हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम वही देखते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मौर्यकालीन कुछ स्थापत्य हैं और वो स्थापत्य कौन कौन से हैं और किस किस जगह उनको मतलब खोजा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य क्या है? गुर्जराव लेक। क्या है? गुर्जराव लेक। और ये गुर्जराव लेक कहाँ पर है? ये गुर्जराव लेक जो है हमारे मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? दतिया में है। कहाँ पर है? गुर्जरा जो अभिलेख है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुआ है? दतिया से प्राप्त हुआ है। वही बात करें रूपनाथ शिलालेख, ठीक है। एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसको हम बोलते हैं रूपनाथ शिलालेख, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? जबलपुर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सांची के स्तूप। सांची से देखो क्या चीजें मिली है? स्तूप भी मिला है और शिलालेख भी मिला है, ठीक है। यानी कि सांची के स्तूप और सांची के शिलालेख ये दोनों कहाँ से मिले हैं? सांची से मिले। और सांची जो है मध्य प्रदेश के किसमें आता है? रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, याद रखना। तो सांची के स्तूप और सांची के शिलालेख भी है वो किस काल के हैं? मौर्य काल के हैं, ठीक है। जहाँ सांची के जो स्तूप है ना उसका निर्माण जो है वो किससे किया गया था? ईंटों से किया गया था। बाद में हम देखेंगे कि जो शुंग वंश था तो शुंग वंश के समय में इन स्तूपों में काफी कुछ और सुधार कार्य किए गए। उनका निर्माण जो ईंटों से बना हुआ था, पत्थरों से बनवाया। उसकी जो वेदिका थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। तो उसको भी उन्होंने क्या करा? पत्थरों से निर्मित कराया। हम देखेंगे आगे शुंग काल में क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि गुर्जराव लेक जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है? दतिया में है। और ये मौर्यकालीन स्थापत्य है। रूपनाथ शिलालेख कहाँ पर है? जबलपुर में है। सांची के स्तूप, सांची के शिलालेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आते हैं। सारो मारो, ठीक है, ये कहाँ पर है? सीहोर में। किसी किसी बुक में शैडोल भी दिया रहता है, सीहोर राइट है। एंड पान गुरानिया जो है ये कहाँ पर है? ये जो मिला है ये पान गुरानिया अभिलेख ये कहाँ पर मिला है? ये भी सीहोर में मिला है। फिर यक्षों की प्रतिमाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण है यक्षों की प्रतिमाएं। यानी मौर्य कालीन अगर यक्षों की प्रतिमाएं देखें तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? हमको विदिशा से प्राप्त हुई है, ठीक है, विदिशा से प्राप्त हुई है। तो ये कुछ मौर्यकालीन स्थापत्य है। इसके बाद हम देखेंगे क्या? शुंग वंश। अब देखो होता यूं है कि मौर्य वंश में मौर्य काल जो है उसमें कई सारे शासक आए हैं, लेकिन हमको तीन महत्वपूर्ण शासक ही पढ़ने क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा क्या? अशोक। अशोक के बेटों को और बेटी को भी पढ़ लेते हैं, महेंद्र और संघमित्रा को, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी कुछ योगदान दिया था। कुछ ये स्थापत्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम था बृहदरथ। और इस बृहदरथ को किसने पराजित किया था? इस बृहदरथ को पराजित किया था उनके ही सेनापति ने। और उनके सेनापति का नाम क्या था? पुष्पमित्र शुंग, ठीक है। क्या नाम था? पुष्पमित्र, ठीक है। पुष्पमित्र था, शुंग था, पुष्पमित्र शुंग। और ये क्या कौन था? ये मौर्य काल के जो थे ना अंतिम शासक कौन? बृहदरथ। तो उनका क्या था? सेनापति था। और उस सेनापति ने अपने ही राजा को मार डाला और हत्या करके और है ना एक नए वंश की स्थापना करी अपने नाम पर, ठीक है। मतलब जिसका उस वंश का नाम क्या हुआ? शुंग वंश, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो एक दो बार देख लेना, आ जाएगा। क्योंकि आप बार बार अगर देखेंगे पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको आ ही जाएगा समझ में, ठीक है। एक बार में तो किसी को नहीं आता है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा वंश? शुंग वंश, ठीक है। अगला वंश हमारा क्या है? शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश, ठीक। अब देखो होता यूं है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? बृहदरथ, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ। मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश, ठीक है,
इसका एक अंतिम शासक था और उस अंतिम शासक का नाम क्या था, अंतिम शासक। ठीक है, बहुत सारे शासक आए हैं लेकिन हमको सबसे नहीं देखना है, वो शुरू के 3 देख लिए, उनके बेटा बेटी देख लिए, अब हम अंतिम देख लेते हैं। अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, ये थोड़ा चमक रहा है, इसको मैं उधर की लाइट थोड़ा बंद करके आती हूँ। हाँ ठीक है, चमक रहा था। ठीक है, तो जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है उसका नाम क्या था, बृहद्रथ। क्या नाम था, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य वंश का था ये अंतिम शासक। और इसी का एक सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था, पुष्यमित्र। ठीक है, इसका एक सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था, पुष्यमित्र। ठीक है, शुंग, ये इसका सरनेम है शुंग। ठीक है, तो ये कौन था, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनका क्या था, सेनापति था। अब इस सेनापति ने क्या किया कि ये अयोग्य राजा थे, ठीक है, बहुत सारा कर जनता पे था, तो जनता भी परेशान हो गई थी, तो उन्होंने कहा हटाओ इसको, हटाओ भाई, हम शासक बनते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपने राजा की ही क्या कर दी, हत्या कर दी। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने बृहद्रथ की क्या कर दी, हत्या कर दी, बृहद्रथ की हत्या कर दी, और बृहद्रथ की हत्या कर कर एक नए वंश की स्थापना करी, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुंग वंश। बृहद्रथ की हत्या कर कर एक नया वंश स्थापित हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुंग वंश। ठीक है, यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। इसने अपने सेनापति नहीं, ये तो खुद ही सेनापति था, इसने अपने राजा थे मौर्य वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम था बृहद्रथ, उनकी हत्या कर एक नए वंश की स्थापना करी, जिसको हम शुंग वंश कहते हैं। अब देखो पुष्यमित्र शुंग है ना, मतलब इतिहास में, मतलब कुछ इतिहासकार है वो ऐसा बोलते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है ना, वो उसको हम स्तूपों का विनाशक भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात सही नहीं, क्योंकि इसके समय में बहुत सारे जो स्तूप है उनका जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है, उसमें कुछ कार्य कराया गया, जैसे कि सांची स्तूप अभी मैं बताऊंगी आपको, भरतूत स्तूप सतना में है, वो इसी के काल का ही है। ठीक है, अब तो नहीं, अब तो संग्रहालय में रखा गया है, कलकत्ता प्रयाग के जो संग्रहालय है वहां रखा गया है। ठीक है, तो पुष्यमित्र जो शुंग है, और उसने क्या करा, शुंग वंश की स्थापना करी। और इस पुष्यमित्र जो शुंग है ना, ये पुष्यमित्र शुंग, इसको कहीं कहीं क्या क्या कहा गया है, स्तूपों का विनाशक भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, स्तूपों का विनाशक भी कहा गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, स्तूपों का विनाशक कहा गया है। लेकिन ये बात जो है वो सही नहीं बैठती है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने इसको स्तूपों का विनाशक कहा है, लेकिन ये बात सही नहीं बैठती है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में कई सारे जो बौद्ध स्तूप थे, ठीक है, उनको क्या राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, उसमें कुछ निर्माण कार्य भी किए गए हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। इसके आगे हम देख लेते हैं कि इसके बेटा बेटी कौन हुए। ठीक है, आगे इस वंश का विनाश कैसे हुआ। ठीक है, चलो अब मौर्य वंश के बाद हम पढ़ लेते हैं कौन सा, शुंग वंश। ठीक है, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, हमने बताया पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश जो है उसका संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र। ठीक है, शुंग था, ये इनके सरनेम में सब में ही होंगे। अब क्या हुआ, पुष्यमित्र जो था वो शुंग वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसका बेटा होता है, उस बेटे का नाम क्या था, अग्निमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगला शासक बनता है, ठीक है, वो कौन था, अग्निमित्र। उसका नाम क्या था, अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र। अब ये जो अग्निमित्र है, उनका एक मालविका थी, उससे हो जाता है प्रेम। ठीक है, तो उनके जो रिलेशनशिप के आधार पर कालिदास थे, उन्होंने एक नाटक की रचना की है, जिसको बोलते हैं मालविकाग्निमित्रम। क्या बोलते हैं, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, याद रखना कि जो शुंग वंश थे, शुंग वंश का एक शासक था जिसका नाम था अग्निमित्र, जो किसका पुत्र था, वो था पुष्यमित्र का पुत्र। और इस अग्निमित्र का प्रेम संबंध हो जाता है, ठीक है, किससे हो जाता है, मालविका से। किससे हो जाता है, मालविका से। और उसके मतलब उनके प्रेम संबंधों के आधार पर ही जो थे कालिदास, ठीक है, जिन्हें हम भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं, और वो कालिदास थे। ठीक है, उन्होंने क्या एक नाटक की रचना की थी। कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कालिदास के 2 और नाटक कौन से हैं, काफी फेमस है। ठीक है, तो देखो ये जो अग्निमित्र थे, ठीक है, इनकी मतलब इन पर और मालविका पर कालिदास ने एक नाटक की रचना की। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। क्या है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, इसकी रचयिता कौन है, हमारे कालिदास है। कौन है, कालिदास। ठीक है, ये क्या है, कालिदास का एक नाट्य है, नाटक है। कैसा नाटक है, संस्कृत नाट्य है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद क्या होता है, जो अग्निमित्र था ना, तो अग्निमित्र जो था वो क्या था, जैसे कि हमने पढ़ा था बिंदुसार के समय जो हमारा अशोक था वो क्या था, विदिशा का। जब विदिशा आया था, विदिशा का पुत्र कौन था, राज्यपाल था या प्रांतपति था। ठीक है, सॉरी, अवंती का राज्यपाल या प्रांतपति था। ठीक है, हमारा जो अशोक था,
ठीक है, वो क्या था, अवंती का राज्यपाल और प्रांतपति था। उसी तरीके से ये जो अग्निमित्र है ना, शासक कौन थे, पुष्यमित्र, उनके समय में ये विदिशा का राज्यपाल था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो अशोक थे, ठीक है, अशोक के पिताजी का नाम क्या था, बिंदुसार। तो बिंदुसार जब शासक थे तो उनके समय में अगर हम देखें तो अवंती का प्रांतपति कौन था, अशोक था। उसी तरीके से जब मगध पर शासन किसका था, पुष्यमित्र का। ठीक है, तो पुष्यमित्र के समय अगर देखें विदिशा का राज्यपाल या प्रांतपति भी बोल सकते हैं, तो वो कौन था, अग्निमित्र था। तो ये जो अग्निमित्र था ना, ये कौन था, विदिशा का राज्यपाल हुआ करता था। कौन हुआ करता था, विदिशा का राज्यपाल। ठीक है, या प्रांतपति भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो शुंग वंश था ना, शुंग वंश, तो शुंग वंश जो है मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कहाँ से मेनली संबंधित है, उज्जैन से। मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित है, उज्जैन से, याद रखना, शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश ये जो है एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ये कैसा वंश था, एक ब्राह्मण वंश से संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मण वंश है। अब देखो होता ही हुआ कि जो अग्निमित्र था ना, ये फर्स्ट शासक पढ़ लिया, पुष्यमित्र शुंग महत्वपूर्ण है, अग्निमित्र भी महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही आता है कि अग्निमित्र मालविका के प्रेम संबंध पर आधारित एक रचना कालिदास की कौन है, मालविका के मित्र में। ये कौन था, ये विदिशा का राज्यपाल था। इसके बाद क्या होता है, इस वंश में एक सबसे अंतिम शासक, मतलब एक अंतिम शासक कहने से पहले एक मतलब महत्वपूर्ण शासक है, जिसको हम जानते हैं, कहीं कहीं बागभद्र भी लिखा रहता है और कहीं कहीं भागवत भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसी में एक शासक आता है। ठीक है, इसी में एक शासक आता है जिसका नाम क्या था, भागवत या कहीं कहीं भागभद्र भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है भागभद्र। ठीक है, भागभद्र भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो आप देख लेना आपकी बुक में जो लिखा हो। ठीक है, भागवत भी लिखा रहता है, कहीं कहीं भागभद्र भी लिखा रहता है। तो इसी वंश का एक शासक था, अग्निमित्र का बेटा नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण पढ़ रही है, मैं सोच लेना अग्निमित्र का बेटा था, बेटा नहीं था उसका, मतलब कि एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था भागभद्र। और ये जो है इसके समय में क्या, इसके समय में गरुड़ स्तंभ का निर्माण हुआ था। ठीक है, हमको याद रखना है। ठीक है, विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण हुआ था। इसके समय क्या हुआ था, भागभद्र जो था इसके समय में क्या हुआ था, विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, विदिशा में गरुड़ स्तंभ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोडोरस स्तंभ भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, हेलियोडोरस स्तंभ, हेलियोडोरस स्तंभ। ठीक है, और ये इस पर जो है वो किस लिपि में वो जो उल्लेख है, अगर देखें तो ये जो हेलियोडोरस स्तंभ है ये मेनली ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में है, इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। याद रखना है आपको, इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इस स्तंभ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं खाम बाबा। क्या बोलते हैं इसको, एक और बोलते हैं इसको, वो नाम है खाम बाबा। ठीक है, जो विदिशा में जो हेलियोडोरस स्तंभ है या गरुड़ स्तंभ है, इसको एक और नाम से आना आता है, इसको हम बोलते हैं खाम बाबा। ठीक है, क्या बोलते हैं, खाम बाबा। देखो क्या था, एक विदेशी शासक थे एंटियोकस, उनका एक राजदूत हुआ करता था, उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। वो हेलियोडोरस जो है वो इन्हीं के काल में जो भागभद्र थे, ठीक है, कौन से शासक थे, शुंगकालीन शासक थे भागभद्र। इनके काल में एक विदेशी नरेश थे, ठीक है, विदेशी शासक थे जिनका नाम था एंटियोकस। उस एंटियोकस का एक राजदूत हुआ करता था जिसका नाम था हेलियोडोरस। वो कहाँ, विदिशा आता है, और विदिशा आता है तो इससे काफी प्रभावित होता है, ठीक है, और वो भागवत धर्म कबूल कर लेता है। ठीक है, और क्या उन्हीं के काल में जो ये भागवत थे, इनके काल में क्या होता है, हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण होता है, और वो विदेशी से राजदूत था ना, उसी के नाम पर ही ये हेलियोडोरस स्तंभ है। ठीक है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और इस पर जो अगर हम देखें उल्लेख कोई भी है, ठीक है, तो वो किस लिपि में है, जो उत्तरी मतलब उल्लेख है वो किस लिपि में है, वो है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, याद रखना, इस स्तंभ में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो पुष्यमित्र शुंग है उनके काल में, मतलब अगर हम देखें शुंग वंश के क्या क्या स्थापत्य है, शुंगकालीन स्थापत्य क्या है। ठीक है, तो जो शुंगकालीन स्थापत्य में हमें दो स्तूप देखने को मिलते हैं। एक क्या है हमारा सांची स्तूप। अब आप कहेंगे सांची स्तूप शुंग काल में कहाँ से आ गया, सांची स्तूप का निर्माण तो मौर्य काल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। जी हाँ, मैंने कब मना करा, कराया था मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन उसमें कुछ कार्य, कुछ एक्स्ट्रा कार्य किसने कराए, पुष्यमित्र शुंग ने, मतलब इनके शुंग के काल में हुए हैं। ठीक है, तो देखो शुंग वंश के अब हम पढ़ रहे हैं क्या, स्थापत्य। क्या पढ़ रहे हैं, कुछ स्थापत्य। ठीक है, तो देखो एक तो हम देख रहे हैं भरहूत सतना। कौन सा देख रहे हैं, भरहूत सतना। ठीक है, भरहूत, ठीक है, ये कहाँ पर है, सतना में है। ठीक है, अब तो है ही नहीं, पहले हुआ करता था। ठीक है, अब तो है ही नहीं। अब तो जो म्यूजियम संग्रहालय है ना, कोलकाता एंड प्रयाग संग्रहालय, वहां पर ये जो इसके जो अवशेष वगैरह थे प्राप्त हुए थे वो रखे हुए हैं। ठीक है, फिर भी हम याद तो कर ही लेते हैं कहाँ से मिला था। तो शुंगकालीन स्थापत्य में एक स्तूप है भरहूत, तो वो कहाँ पर मिला है, सतना से मिला था।
और अगर हम देखें ये वर्तमान में कहाँ पर है, ये वर्तमान में कोलकाता और प्रयाग, ठीक है, उसके संग्रहालय में रखा हुआ है। वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता और प्रयाग के संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, संग्रहालय में रखा हुआ है। ये शुंग काल का ही है, ठीक है। और एक और क्या, सांची स्तूप। कौन सा स्तूप, सांची जो स्तूप है, ठीक है। सांची स्तूप का निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो स्तूप है वो किससे निर्मित था, पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। और इसमें क्या था, जो वेदिका होती है ना चारों साइड वेदिका, तो उसका निर्माण किससे किया गया था, लकड़ी से किया गया था। लेकिन शुंग काल में जो वेदिका थी ना लकड़ी की, उसका निर्माण, उसको लकड़ी की जगह किससे, उसका फिर से मतलब पुनर्निर्माण किया गया, ठीक है, जीर्णोद्धार तरीके का बोल सकते हैं। और उसमें वो लकड़ी की वेदिका की जगह पत्थरों की वेदिका स्थापित की गई, ठीक है। तो याद रखना, सांची का जो स्तूप है उसमें कुछ निर्माण कार्य किए गए थे। क्या किए गए थे, जो लकड़ी की वेदिका थी ना, लकड़ी की वेदिका, ठीक है, मौर्य काल में लकड़ी की वेदिका बनाई गई थी। तो लकड़ी की जो वेदिका थी, ठीक है, उसकी जगह किसकी वेदिका बना दी गई, पत्थर की वेदिका बना दी गई, ठीक है, याद रखना। और जो ईंटों से बना हुआ जो स्तूप था ना, उसमें जो ईंटों का बना हुआ कुछ पार्ट था उसको पत्थर से कन्वर्ट कर दिया गया थोड़ा सा, ठीक है, याद रखना। मेनली वेदिका का आता है कि लकड़ी की वेदिका थी, और वो किसके, उसकी जगह स्थान उसको हटा के कौन सी वेदिका बनाई गई, पत्थर की वेदिका बनाई गई। तो ये कुछ हो गए हमारे के शुंग काल के स्तूप। इसके बाद देखो, जब शुंग वंश थे तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन आया, मतलब ये सारे सब कुछ हो गए, भागभद्र वगैरह सब कुछ हो गए। उसके बाद शुंग वंश का सबसे एंड में अगर हम शासक की देखें तो शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक, उसका नाम क्या था, देवभूति। क्या था, देवभूति। और इस देवभूति को कंड वंश एक था, और कंड वंश का एक शासक था वासुदेव। तो उस वासुदेव और जो शुंग वंश के शासक थे देवभूति, इनके बीच होती लड़ाई, और जो वासुदेव थे वो देवभूति को कर देते हैं पराजित, उसको मार देते हैं, और एक वंश की स्थापना करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंड वंश। और कंड वंश के बारे में मध्य प्रदेश में कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। अब जो सातवाहन वंश आता है, सातवाहन वंश के में कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि एक गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इन्होंने एक मतलब शासक थे जिनका नाम था नेहपान, ठीक है। तो नेहपान इनको पराजित किया था, और इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इनके सिक्के जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, उज्जैन से मिले हैं। नेहपान जो था उज्जैन का शासक एक था, और इसको उन्होंने पराजित किया था। इसके साथ साथ कुछ सातवाहन वंश जो था ना मात्र सत्तात्मक, आपको याद रखना है, सभी के साथ में माता का नाम मिलता है। और यहाँ तक कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उनके बारे में जानकारी भी किससे मिलती है, उनकी जो रानी नागनिका का नानाघाटा जो अभिलेख है उससे मिलती है, ठीक है। तो सातवाहन जो वंश है इसमें कई सारे शासक थे। इसमें एक शासक था यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, और एक शासक था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। इस तरीके से कई शासक हुए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इनके जो साक्ष्य वगैरह मिले हैं, त्रिपुरी से मिले, जबलपुर से मिले, देवास से मिले हैं, ठीक है, उज्जैन से मिले हैं, होशंगाबाद से मिले हैं, तो ये कुछ साक्ष्य मिले। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम देख लेंगे कुछ